हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 8वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस 8वें प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस 8वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 और 28 इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यानी कि जो संबंध 8 और 28 के बीच में है वही संबंध होगा 27 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 8। मेरे भाई हम 8 को लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब होता है कितना 8 और यहाँ पर लिखा गया है 8। उसी प्रकार से देखिए 8 के बाद में दिया गया है 28। तो मेरे भाई यहाँ पर 28 लिखा जा सकता है कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर क्या कर दें 3 का क्यूब कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 28। कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब होता है 27 और 27 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 27 और 1 मिलकर बन जाएगा 28। अब इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है 27। तो मेरे भाई हम 27 को लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब होता है 27। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 28 इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 8 क्या है 2 का क्यूब है, उसके बाद में 28 क्या है मेरे भाई 3 का क्यूब प्लस 1। तो ध्यान से देखिए 2 से अगली संख्या है 3। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या आया है 3 का क्यूब। तो 3 से अगली संख्या क्या होगी 4 होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया है प्लस 1 किया गया है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि 99 रुपए की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको 99 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है उसके बाद में आपको क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना है। उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण के अंदर हम ए के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि बी का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम बी के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि सी का अर्थ है माइनस, तो इस समीकरण के अंदर हम सी के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम डी के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। कैसे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 50, उसके बाद में क्या है ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 86, यहाँ पर हम लिखेंगे 86 के बाद में सी का अर्थ है माइनस। उसके बाद में क्या है सी के बाद में 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 के बाद में डी का अर्थ है भाग। उसके बाद में क्या है डी के बाद में 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। उसके बाद में क्या है बी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम समीकरण के अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले 50, उसके बाद में प्लस में 86, उसके बाद में माइनस है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करते हैं भाग को। तो 10 का भाग देंगे 40 में, तो 10 का भाग 40 में देंगे तो ये चला जाएगा 10 चौके 40। उसके बाद में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया गुणा में 5। मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 50, उसके बाद में क्या है 86, उसके बाद में क्या है माइनस है। अब मेरे भाई 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौके 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 50 और प्लस का है 86, तो 50 और 86 मिलकर बन जाएगा 100
36 है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 20 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 136 में से क्या कर देंगे, माइनस 20 कर देंगे। तो 136 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 116। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 116। अब मेरे भाई हमें देखना है कि 116 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 116 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप याद रखना, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 82, 82 के बाद में 99, 99 के बाद में 119, 119 के बाद में 142, 142 के बाद में 168 और 168 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सीरीज में दिया गया है 82, 82 के बाद में दिया गया है 99। तो 82 से 99 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 82 के अंदर क्या कर दें, प्लस 17 कर दें तो 82 और 17 मिलकर बन जाएगा 99। उसके बाद में देखिए 99 से बन रहा है 119 से, तो 99 से 119 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें, प्लस 20 कर दें तो 99 और 20 मिलकर बन जाएगा 119। उसके बाद में देखिए 119 के बाद में बन रहा है 142, तो 119 से 142 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 119 के अंदर क्या कर दें, प्लस 23 कर दें तो 119 और 23 मिलकर बन जाएगा 142। उसके बाद में देखिए 142 से बन रहा है 168, तो 142 से 168 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 142 के अंदर क्या कर दें, प्लस 26 कर दें तो 142 और 26 मिलकर बन जाएगा 168। अब हमसे पूछा गया है कि 168 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है ना, सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे कौन कौन सी संख्या आई है। तो सबसे पहले देखिए संख्या आई है क्या, 17, उसके बाद में 20, 20 के बाद में 23, 23 के बाद में 26 है। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, प्लस 17, उसके बाद में प्लस 20, उसके बाद में प्लस 23, उसके बाद में प्लस 26 है। यानी कि सभी में क्या हुआ, कुछ न कुछ संख्या प्लस हुई है। तो यहाँ पर हम आगे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन कितना प्लस करेंगे वो देखिए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 17, 17 से बना 20, 17 से 20 बनेगा कैसे, 17 में प्लस 3 कर देंगे तो बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से बन रहा है 23, 20 से 23 बनेगा कैसे। तो यदि यहाँ पर भी हम क्या कर दें, 20 के अंदर प्लस 3 कर दें तो 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए
देखिए 23 से कितना बन रहा है 26 से, 23 से 26 बनेगा कैसे, यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 23 के अंदर +3 कर दें तो 23 और 3 मिलकर बन जाएगा 26 से। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 26 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे देखिए सभी में +3 हुआ है, तो यहाँ पर हम 26 से अगली संख्या निकालने के लिए 26 में भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे, तो 26 और 3 मिलकर बन जाएगा 29 है। यानी कि 26 के बाद में संख्या प्लस होगी 29 है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 168 के अंदर क्या कर दें +29 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 168, ठीक है, 168 के अंदर हम क्या कर देंगे +29 कर देंगे, तो 168 और 29 मिलकर बन जाएगा 197। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 197। अब हमें देखना है कि संख्या 197 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 197 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसके बराबर में 44 आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह समीकरण के अंदर रखकर आपको इस समीकरण को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे ऑप्शन सी के चिन्हों से। यानी कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है भाग और गुणा, यानी कि भाग के स्थान पर अपने को क्या करना है गुणा करना है और गुणा के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर इस समीकरण के अंदर सबसे पहले 15, 15 के बाद में माइनस, माइनस के बाद में 54 है, उसके बाद में गुणा, गुणा के स्थान पर हम क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए गुणा के स्थान पर करेंगे भाग, उसके बाद में 18, 18 के बाद में प्लस, उसके बाद में 16, भाग के स्थान पर क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसके आगे क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 44। तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे और इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में सोल्व किया जाता है भाग को, भाग के बाद में सोल्व किया जाता है गुणा को, गुणा के बाद में सोल्व किया जाता है जोड़ यानी कि प्लस को, उसके बाद में किया जाता है माइनस। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के पहले बाद में क्या है भाग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 15, उसके बाद में माइनस है, यहाँ पर देखिए 18 का भाग देंगे 54 में, तो ये चला जाएगा 18 तिये 54, उसके बाद में क्या है प्लस 16, उसके बाद में है गुणा में 2। अब भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 15 माइनस 3, उसके बाद में प्लस है, यहाँ पर 16 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32 है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 15 और प्लस का है 32 है, तो 15 और 32 मिलकर बन जाएगा 47 है। बच गया क्या माइनस का 3, तो 47 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। तो 47 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 है। यानी कि समीकरण के अंदर यदि हम ऑप्शन सी के चिन्हों को रखेंगे तो यह समीकरण सोल्व हो जाएगा। यानी कि समीकरण को सोल्व करने के बाद में यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में
TABLE को 20 12 125 और ROBIN को 18 15 29 14 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में NATOM को क्या लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में ज्ञात होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि TABLE को यहां पर 20 12 125 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि ROBIN को यहां पर 18 15 29 14 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि NATOM को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का करना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है टी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर और यहां पर भी लिखा गया है 20। उसके बाद में देखिए टी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहां पर देखिए लिखा गया है 1। उसके बाद में क्या है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। बी के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 12। एल के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। यानी कि मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि ROBIN को सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर और यहां पर देखिए लिखा गया है 18। आर के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर, यहां पर देखिए लिखा गया है 15। उसके बाद में क्या है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। उसके बाद में क्या है बी के बाद में है आई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 9। आई के बाद में क्या है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 14। यानी कि मेरे भाई यहां पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि NATOM इसको क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई हम यहां पर क्या करेंगे, इन सभी का ऐसे कैसे नंबरिंग करेंगे और इसके सामने ऐसे कैसे लिख देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, यहां पर हम लिख देंगे 14। फिर क्या है एन के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहां पर लिख देंगे 1। ए के बाद में क्या है टी आता है 20 नंबर पर, यहां पर हम लिख देंगे 20। टी के बाद में क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, यहां पर हम लिख देंगे 15। ओ के बाद में क्या है एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, यहां पर हम लिख देंगे 13। यानी कि NATOM इसको लिखा जाएगा 141 201 513। अब हमें देखना है कि ये संख्या में किस ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 141 201 513 ये संख्या में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व
किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है झारखंड राज्य में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी के किनारे, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी है कावेरी नदी के किनारे और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन बी है कथकली नृत्य, ऑप्शन सी है ओडिसी नृत्य और ऑप्शन डी है कथक नृत्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कालबेलिया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था वर्ष 1643 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी यानी कि सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1931 में, ऑप्शन बी वर्ष 1929 में, ऑप्शन सी वर्ष 1935 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1933 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी है
कार्यकारी समिति के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।